ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले टेस्ट 1 की, जो कि लीनियर अलजेब्रा के ऊपर है, और टॉपिकल लीनियर अलजेब्रा के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी, ये है असिस्टेंट सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, जो कि उतनी ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए जितनी इस एग्जाम के लिए। कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, अगर ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल डिग्री, यानी कि इक्वल ऑर्डर के दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये चार प्रॉपर्टीज में से कौन ट्रू है? ये क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या? कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन और कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन तीन में से कौन ट्रू है? क्या ये सारे ही ट्रू है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपके सेट से दो एलिमेंट लिया आपने, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, अगर बराबर आ जाए, यानी कि लेफ्ट और राइट में पोजीशन चेंज करने के बाद भी कोई चेंज ना आए, तब वो कॉम्यूटेटिव कहलाता। अब देखो, एक मैट्रिक्स दे रखा अपने पास ए आई जे, जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n मान के चलो, तो दूसरे मैट्रिक्स बी आई जे जो है, ये भी क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n बाई n हो जाएगा। इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम होना। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम होने का मतलब है ए आई जे प्लस बी आई जे। जैसे अगर कोई एलिमेंट 1 2 पोजिशन में ए में, तो उसका सम जो होगा वो बी मैट्रिक्स के 1 2 पोजिशन के एलिमेंट के साथ ही होगा, सिर्फ, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो ना, ये रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर। किसी भी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती है वो ऑलवेज रियल नंबर होती है, यानी कि फील्ड से आती है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर में आपने देखोगे जैसे 2 + 3 है, तो इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं आराम से, दोनों की सेम वैल्यू आती है। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ बी आई जे प्लस ए आई जे, ये हो जाएगा अपने पास। अब जब हम दो मैट्रिक्स के सब सम करने पे एंट्रीज को एक साथ ला सकते हैं, तो इसको अलग अलग भी ले जा सकते हैं। मतलब बी आई जे प्लस ए आई जे, ये हो जाएगा आपके पास। ये रिप्रेजेंट करता बी को, ये रिप्रेजेंट करता ए को। तो मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, अब याद रखना, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए जरा, यहाँ पे अगर माइनस ऑपरेशन होता बीच में, a माइनस बी, तो मैं क्या करता? ए आई जे माइनस बी आई जे, ये हो जाता। अब अगर मैं इस बी आई जे को आगे लेके आता हूं, तो इसका साइन भी आएगा बी आई जे, और ये हो जाता प्लस ए आई जे। और ये क्या, माइनस कॉमन लेके बाहर लेके आ सकता हूं मैं, तो ये बन जाता माइनस बी प्लस ए। क्या ये a माइनस बी के बराबर होगा? नहीं, ठीक है। इसीलिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो आपने याद रखना, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, इफ एक मैट्रिक्स है मेरा 2 × 2 का, यानी कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो 125 है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करनी है आपने। अब यहाँ पे देखो, एक प्रॉपर्टी रहती है मेरे पास, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। आप उसके डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए क्यूब का मतलब है ए इंटू ए, और इसी को मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा एक एलिमेंट होता, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, और ये दे रखा 125, 125 को लिख सकता हूं मैं 5 का क्यूब। यहां से ऑड है क्योंकि पावर, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 5 होगा। अब अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 है, तो मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होता? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ये किसके बराबर? 5 के। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 5 की तरफ जाएगा 4 + 9 बन जाएगा, और अल्फा जब स्क्वायर हटाओगे तो ±3 आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे इस टेस्ट का, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप 3x3 का मैट्रिक्स होता तो उसका बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता वो होता समेशन -1 टू द पावर i प्लस j इंटू क्या aij आपके पास इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स आफ्टर लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। ये होता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, बेसिकली समेशन ऑफ -1 टू i प्लस j aij, जहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा सब मैट्रिक्स आफ्टर लिविंग ith रो और jth कॉलम। इस तरीके से हम बात करते हैं इसकी। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या करते हैं, पहले रो के रेस्पेक्ट में निकालते हम। रो 1 अगर मैं क्या कर दिया, रो 1 के रिस्पेक्ट में निकाले तो 6i मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता, फर्स्ट एलिमेंट। अब करना क्या होता, इसके रो और कॉलम में आने वाले जो एलिमेंट एंट्रीज है उनको छोड़ देना, तो जो सब मैट्रिक्स बचता वो ये है, ये aij उठाया आपने, aij, ठीक है, ये सब मैट्रिक्स कौन बन गया, ये वाला। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, i का इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि 3i स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस करके, -1 इसके पास भी है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का +3, ये हो जाएगा आपके पास। समेशन है तो प्लस लग जाएगा, -1 टू द, अच्छा इसमें -1 टू द पावर 1 + 1 लगाओगे आप तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। अच्छा आपको डायरेक्ट इस तरीके से याद होगा, ये इवन पोजीशन पे तो प्लस, ऑड पोजीशन पे माइनस, इवन पोजीशन पे प्लस। ये क्या होती है 1 1 पोजीशन, ये होती है आपके पास 1 2 पोजीशन, और ये होती है आपके पास 1 3 पोजीशन। तो इसीलिए कर दे प्लस माइनस प्लस, तो अगला क्या आएगा हमारे पास, माइनस सीधा, ठीक है। और aij क्या हो जाएगा उस समय, ये -3i, और सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स क्या आफ्टर लिविंग ith रो एंड jth कॉलम, जिसके लिए आप निकाल रहे, अभी आप किसके लिए निकाल रहे, इसके लिए। तो इसके अंदर जो कॉलम आ रहा है, रो आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, सब मैट्रिक्स कौन बचा, ये और ये, इनसे बनने वाला। तो 4 का मल्टीप्लाई i के साथ, 4i -20 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो +20, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट बचेगा इसके अंदर क्या, 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे बेसिकली हम, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, जो सब मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट, ये कितना हो जाएगा 12, बेसिकली मेरे पास बचेगा +1, ये होगा 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 60i, ये हो जाएगा। अब इसको ओपन कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 6i, ये देखिए i स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, ये कितना बन जाएगा, -3 + 3 0, माइनस माइनस का +3i, ये हो जाएगा आपके पास। ये देखिए 4i और 20, ये बन जाएगा आपके पास 4i + 20 प्लस ये कितना बन जाएगा, 12 - 60i, ये बन जाएगा। अब इसको और चेक करिए, ये कितना बन रहा अपना 12i प्लस ये कितना हो रहा 60, 12i स्क्वायर 60i प्लस 12 - 60i, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, i स्क्वायर इज माइनस, तो -12 से +12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आई 0, इसका मतलब 0 प्लस आयोटा 0, x 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, आप इसको डायरेक्ट मतलब इतना कुछ डिस्कस करके ना करके डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरा एक दे रखा एंटी डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स या इसको बाय डायगोनल भी बोलते हैं, आपके डायगोनल होता है ये और प्रिंसिपल डायगोनल, और ये इसका अपोजिट हो गया यानी कि एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये दे रखा द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज, बोला ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देखना है ना, ए स्क्वायर मतलब क्या होगा ए इंटू ए, ठीक है, a इंटू ए जब आप करोगे तो 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0
इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता, पहले वाले की रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाले के उसी पोजीशन के कॉलम के साथ, यानी कि पहली रो है तो पहला कॉलम, उसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का प्रोडक्ट, फिर सबका सम। जैसे यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जीरो का प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो, जीरो का प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो प्लस जीरो, -1 का प्रोडक्ट -1 के साथ +1, ये आपकी पहली एंट्री आएगी। अब यहाँ पे देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ, जीरो का मल्टीप्लाई -1 के साथ जीरो, -1 का मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, तीनों जीरो को सम करोगे जीरो आएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई आपने क्या करना, थर्ड कॉलम के साथ, जीरो का मल्टीप्लाई -1 के साथ जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, यानी कि ये भी जीरो। तो यहाँ पे मुझे मिला क्या, पहली रो में जो आया पहली एंट्री 1 है, 0 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी को, दूसरी रो का जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले कॉलम के साथ, तो पहली पोजीशन में 0 0 और 0, तो ये आया 0 आपके पास, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। अब इसी का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करोगे तो 0 -1 +1 हो जाएगा, और अगला भी 0। इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये भी 0 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्री इसका 0, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये 1। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोल रखा कि A = आप माइनस कॉमन ले लीजिए और आइडेंटिटी बचेगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले भी लेते तब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता, ये एंटी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता। ठीक है, A इज 0 मैट्रिक्स, जो कि गलत है। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स कब नहीं एग्जिस्ट करता, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आता। वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल, जो एंटी डायगोनल मैट्रिक्स हो और ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी नहीं 0 आता। आप चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेट A = 1 -1 -1 1, ये दे रखा, एंड 10B = दिस इफ B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इसने कह रखा कि अगर B जो है वो A का इनवर्स है, B जो है अगर A का इनवर्स है, तो आप बताइए कि इनमें से अल्फा कौन होगा, जो कि यहाँ पे अल्फा। ठीक है, आपको दो मैट्रिक्स दे रखे और एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स बोला। अब एक प्रॉपर्टी रहती है मेरे पास, अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको हमेशा जो बचेगा वो होगा आइडेंटिटी। अब अगर मैं B को लिखूं, यहाँ पे देखो मेरा B क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 10 को क्या लाइए इस तरफ, 1/10 हो जाएगा, और B क्या बन जाएगा मेरा 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब B के साथ किसका मल्टीप्लाई करिए, A का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। अगर B A का इनवर्स है तो इसका मतलब A B का इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए A कितना, फर्स्ट रो में 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 1 1 this, ये है। ये क्या कह रहा है कि आपके पास फिर ये आइडेंटिटी बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, प्रॉपर्टी से लिख रहा हूं मैं। अब मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, और देखो जरा अल्फा सिर्फ और सिर्फ कहाँ, सेकंड रो पे यहाँ पे, तो सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं पहले वाले कॉलम के साथ, ऐसे ही होगा ना, पहले इसके लिए एंट्रीज निकालेंगे हम, वो मेरे नए मैट्रिक्स की क्या आएंगे, फर्स्ट एंट्रीज आएंगे। फिर मैं इसके लिए, मुझे तो सिर्फ अल्फा चाहिए तो मैं दूसरी रो का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं। दूसरी रो का मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करता हूं पहली कॉलम के साथ, तो -5 × 1 आएगा मेरे पास, +0 × 2 आएगा, प्लस अल्फा × 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी जो वैल्यू आएगी। अब एक चीज बताना जरा, ये जो मल्टीप्लाई करेगा पहली वाली रो के साथ, पहले कॉलम के साथ, तो जो एंट्री आएगी ना वो मैट्रिक्स के इस पोजीशन वाली एंट्री आएगी, और इस पोजीशन पे मैट्रिक्स के पास कितनी एंट्री है,
0, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये बनेगा -5 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा इक्वल टू 5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज देखना, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है, अगर आप पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो उठा रहे और दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम उठा रहे, तो जो आपका नया मैट्रिक्स बनने वाला है ना, और जो एंट्री मिलेगी उस समय वो मिलेगी 3 2 प्लेस की, यानी कि थर्ड रो में दूसरे कॉलम पर, जैसे मैट्रिक्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में दूसरे कॉलम की एंट्री मिलेगी आपको। तो पहले मैट्रिक्स की जिस रो का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के जिस कॉलम से करते हैं, तो वो उसी पोजीशन की, जो रो और कॉलम को मिलाकर जो पोजीशन बनती है वहां की एंट्री बनती, वही मैंने इसमें किया था। तो मेरी जो एंट्री आई यहाँ पे y5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इक्वल टू 0 देन द इनवर्स ऑफ a इज। अगर यहां पर क्या दे रखा, कोई मैट्रिक्स A है और उस मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल दे रखी है, और इफ कांस्टेंट टर्म ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज नॉन जीरो। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, ये आइडेंटिटी वाला, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और अगर ये नॉन जीरो होगा ना, तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहीं पे अगर ये कांस्टेंट टर्म जीरो होता ना, आइडेंटिटी वाला टर्म नहीं होता, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करता तो क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू आइडेंटिटी को इस तरफ ले जाइए, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपके पास। तो ए इनवर्स का ए स्क्वायर के साथ ये बनेगा ए इनवर्स डॉट ए माइनस ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू माइनस ए इनवर्स, ये बनेगा आपके पास माइनस ए इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी, तो ये बनेगा a माइनस आई, तो a इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए, माइनस को मैंने उस तरफ ले गया, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, i माइनस ए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से ही करना आपने, बस सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n such that a square minus b square equal to a minus b a plus b, then चार प्रॉपर्टीज दे रखी, इनमें से कौन ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखना, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ट्रू करता तो वही करते हैं, a का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ माइनस b का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, a को डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको जीरो होने की। ये जीरो तब होगा, इक्वल टू जीरो तब होगा इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। लेकिन इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कॉम्यूटेटिव नहीं होता, फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा हमने, तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ऐसा होगा। तो बी ऑप्शन में ये दे रखा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी है तब ये ट्रू होगा। बाकी ए इक्वल टू बी अगर है तब तो आपके पास जीरो मिल जाएगा दोनों तरफ, और आइदर ए और बी आर जीरो मैट्रिक्स, इसका भी कोई जरूरत है नहीं। आइदर ऑफ ए एंड बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये है आपके पास करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या, नॉन सिंगुलर होने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो।
यानी कि वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो उनको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। विद 4 एंट्रीज एज अ 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज एज अ 0। ये कह रहा कि आप 3x3 का मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं जो नॉन सिंगुलर होंगे, और दूसरा उनकी 4 एंट्रीज जो है ना वो 1 होनी चाहिए, बाकी जो बची 5 है वो क्या होनी चाहिए आपके पास 0। अब सुनना जरा, अगर मैं डायगोनल में 1 1 1 फिक्स कर दूं तो 3 एंट्री मेरी आ गई, ठीक है। अब इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए और इन प्लेस के लिए मेरे पास कितनी एंट्रीज बची हुई है, जो बाकी बचे हुए 0 और 1 1 है, 3 1 तो आ गए मेरे पास, ठीक है। 1 1 1 टोटल कितनी होती है 3x3 के पास 9 प्लेस रहती है। 9 प्लेस में से उसने कह रखा है कि 4 एंट्री जो है 1 होनी चाहिए। तो जब मैं डायगोनल में किसी भी मैट्रिक्स के 1 1 करता हूं और इसके अलावा एक 1 बचा मेरे पास, जिसको मैं अगर यहाँ पे फिक्स कर देता हूं तो बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई भी मैट्रिक्स जो आपको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके या तो डायगोनल के नीचे सारा 0 हो या डायगोनल के ऊपर सारा 0 हो, किसी एक तरफ 0 हो, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल की एंट्री को अगर मैं d1 d2 और d3 बोलूं तो ये इसका प्रोडक्ट होता। तो क्योंकि मेरे 1 1 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 1 आएगा जो कि नॉन जीरो होगा। तो एक मैट्रिक्स तो मुझे मिल गया जिसके पास 4 एंट्रीज 1 1 है, बाकी सब 0। अब सुनना, इस 1 1 को मैं फिक्स रखूंगा, यहाँ पे मैं 0 करूंगा, यहाँ पे मैं 1 बनाऊंगा, तो दूसरा मैट्रिक्स भी मेरे को मिल गया। ऐसे ही मैं इसको 0 रखूंगा, इसको भी 0, यहाँ पे 1 ले जाऊंगा, तो ये क्या मिल गया मेरे को, एक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया। फिर मैं इसको और इसको सबको 0 बनाऊंगा, इसको नॉन 0 कर दूंगा 1। जो बचा हुआ चौथा 1 है ना उसको मैं सब जगह घुमाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को चौथा मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे रखूंगा और इसको 0 कर दूंगा तो मेरे को 5वां मैट्रिक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं रखूंगा बाकी सब 0 कर दूंगा तब मेरे को 6वां मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि 6 मैट्रिक्स तो मुझे यहीं पर मिल गए जब मैं डायगोनल को 1 1 कर दूं और एक 1 को घुमाते रहूं, 6 मैट्रिक्स ही हो गए। अगला मैट्रिक्स देखिए जरा, अगर मैं अपना 1 को एंटी डायगोनल में रखूं ना 1 1 1, बाकी इन पोजीशन पे अपने 1 को घुमाते रहूं, इन पोजीशन पे अपने 1 को घुमाते रहूं, तो फिर से कितने मिल जाएंगे 6 और मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा 5, जो कि गलत है, 5 से ज्यादा आ गए। 6 तो मेरे को एक ही संभावना में मिल गए, 6 इधर मिल रहे 6 इधर मिल रहे, एटलीस्ट 7, कम से कम 7 तो मिलेंगे, ठीक है। लेस देन 4 तो कम से कम 7 तो मिलेंगे, क्योंकि 6 ये मिल गए, एक इधर और मिल जाएगा 7, ठीक है, जो कि मिल रहा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, ये ऑप्शन को देख के बनाना था आपने। अगला क्वेश्चन क्या, इफ a इक्वल टू दिस एंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a ट्रांसपोज, देन 5a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी। आपको दे रखा कि एक मैट्रिक्स A है जो कि गिवन है और A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कितना दे रखा, A ट्रांसपोज ये दे रखा। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी इसकी, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं कि लेट A इनवर्स एग्जिस्ट, मैं मान के चलता हूं क्योंकि मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं पता अभी। अगर तो मेरे को मैट्रिक्स दिख रहा होता A और B दे रखे हो तब तो मैं कह सकता सिंगुलर है या नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि ये नॉन सिंगुलर और इनवर्स एग्जिस्ट करता। दोनों तरफ A इनवर्स को अप्लाई करिए, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स A एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू करता, ये हो जाएगा आपके पास A इनवर्स A ट्रांसपोज। तो ये इस तरीके से करोगे आप, ये आइडेंटिटी मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A और ये आइडेंटिटी मिल जाएगा A ट्रांसपोज। तो बेसिकली आपके पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू किसके बराबर है, A ट्रांसपोज के। कोई भी मैट्रिक्स जो इस प्रॉपर्टी को ट्रू कर रहा और आपके पास क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा।
ठीक है, अब बस मुझे यही करना। अगर आप किसी 2x2 मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालोगे ना, तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता कि जो ये एंट्रीज होती है ना, ये इंटरचेंज हो जाती है आपस में। ये हो जाएगा 2 और 5a, इंटरचेंज हो जाती है। और जो ये वाली एंट्रीज है ना, इनका साइन चेंज हो जाता है सिर्फ, तो ये b हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा इस तरीके से। और ये बराबर रहती ट्रांसपोज के, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने का मतलब क्या, रो का कॉलम में, कॉलम रो में। 5a तो ये रो जो कॉलम में आ जाएगी -b, और ये क्या हो जाएगा 3 2। अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। 2 5a के बराबर होगी, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2/5, और b इसके बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास b इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 2/5 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2/5 प्लस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर है? इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3/3 का एंड a इनवर्स एग्जिस्ट इफ अल्फा इज, यानी कि अल्फा की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे देखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब होता कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो मुझे क्या करना कि a इनवर्स एग्जिस्ट कराना इस मैट्रिक्स के, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे पहले भी किया हमने, उसको किस तरीके से करते हैं, 2 को पकड़ लेंगे आप, 2 की कॉलम और रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा आपके पास -5, ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, अगला दूसरा क्या प्लस माइनस प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -5, ये हो जाएगा। फिर ये हटा देंगे आप, आपको क्या करना, अब इस एंट्री को पकड़ना प्लस -3, इवन पोजीशन पे मैट्रिक्स के पास तो पोजिशनल साइन प्लस, ऑड पोजीशन पे तो पोजिशनल साइन नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये छोड़ देना आपने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 -2, ये हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करवा रखा। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस अल्फा -5 -3 -2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 माइनस माइनस का +5 अल्फा +6 इज नॉन जीरो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 8 5 अल्फा +8 इज नॉन जीरो, और ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा इज नॉट इक्वल टू -8 हो जाएगा आपके पास। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा -8/5 नॉन, ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस। तो पहला ऑप्शन क्या है 2 does not equal to 2 does not equal to -2, none of these correct answer। तो आपके पास इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है। बेसिकली आप अगर अल्फा की वैल्यू -8/5 रखोगे तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0, फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। अगर ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, नॉन सिंगुलर होने का मतलब भाई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × एडजॉइंट ऑफ 2 × a, दो प्रॉपर्टीज रहती है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के लिए। देखना एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, ये रहता है k⁻n−1 एडजॉइंट ऑफ a। अगर आपके कोई कांस्टेंट वैल्यू आपके मैट्रिक्स से एडजॉइंट के बाहर आना चाहती है तो उसको n-1 पावर में आना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और यहीं पे अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई k आना चाहता है n ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो वो k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता,
यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता, n। अब पहले एडजॉइंट के अंदर है 2, इसको चेक करो। जब आप एडजॉइंट ऑफ 2a को करते हैं तो ये कितना आ जाता, 2 टू द पावर 3/3 का ना, 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये बचेगा एडजॉइंट ऑफ a, ये हो जाएगा। तो जो वैल्यू मिली मुझे वो इस तरीके से कुछ देखो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2 टू द पावर 2 एडजॉइंट ऑफ a, ये हो जाएगा। और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की पावर 3 एडजॉइंट ऑफ a, हो जाएगा। अब ये कोई मैट्रिक्स है और ये उसका कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट के बाहर आना चाहेगा, 2 टू द पावर 3 कितनी पावर लेके आएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3 एडजॉइंट ऑफ a। तो ये बन जाता है बेसिकली 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 एडजॉइंट ऑफ a। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पे देखना एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 है ना ये। एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। तो कौन किसी ऑप्शन में 2 टू द पावर 9 ये भी नहीं है, ये 2 की पावर 3 होता, और ये 2 की पावर 5 होता, और ये 2 की पावर 4 होता। तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज a 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इसकी वैल्यू क्या होगी। ये देख लीजिए कि नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। आपको पूछा a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। मैं वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो क्या होती, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर मैं उस प्रॉपर्टी से इसको ओपन करता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट का मतलब होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इतनी, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। n कितना है, 3 -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, if a is a singular matrix then a into adjoint of a is a singular matrix, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a is 0। अब जो ये दे रखा ना a into adjoint of a, इसकी जो वैल्यू होती है रिजल्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a into in। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता जिसकी डायगोनल एंट्रीज कांस्टेंट वैल्यू रहती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आया तो ये in तो क्या बन गया, जीरो मैट्रिक्स बन गया, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 था, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंगुलर बन जाएगा वो भी। क्लियर? इस तरीके से आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for 3/3 matrix R and S, which of the following statements is not correct? करेक्ट कौन नहीं है, R ट्रांसपोज S R, यानी कि R ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करिए S और R के साथ। फिर ये बोल रहा इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू S इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। R S दो कोई भी मैट्रिक्स है। अब ये पूछ रहा है कि जो ये है ना 3 मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, ये या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिर्फ और सिर्फ कब, जब S सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा सिमेट्रिक, S स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक। आप ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये फाइंड करना। किसी भी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने का मतलब क्या, सिमेट्रिक होने का मतलब है किसी का ट्रांसपोज उसके बराबर आना। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के बराबर आना, मतलब -a के बराबर आना। अब देखो यार,
अगर आप इसको सिमेट्रिक दिखाना चाहते तो आप इसका ट्रांसपोज कर निकालना होगा। अगर आपने देखा होगा कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज इन सबके ऊपर चला जाता है और ये फ्लिप हो जाते हैं। जैसे ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो सबसे लास्ट में होगा सबसे शुरू में आ जाएगा और फिर इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। ये हो अगर ये ऐसा करोगे आप तो आर ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज आर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वापस मैट्रिक्स आता। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या, रो को कॉलम में लाना। फिर अगर और ट्रांसपोज लगाओगे तो अगेन वो रो को कॉलम में लाना, तो वापस से मिल जाएगी। जैसे अपने पास 1 2 3 4 है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज ही हो जाएगा 1 2 3 4। इस रो को मैंने कॉलम में लिखा, इस रो को मैंने कॉलम में लिखा। अब इसका अगेन ट्रांसपोज करिए तो ये कितना हो जाएगा 1 3, इस रो को कॉलम में लिखेंगे 2 4, वापस से ए आ गया। देखिए तो हमेशा ऐसे ही होता। तो ये क्या बन गया आपके पास, आर ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज आर। अब देखो जो गिवन मैट्रिक्स में फर्स्ट और लास्ट था ना वो तो सेम आया। अब यहाँ पे मैं क्या से कह सकता हूं, इफ एस ट्रांसपोज इक्वल टू एस, तब ये आर ट्रांसपोज एस आर हो जाएगा। तब इसकी जब ट्रांसपोज किया आपने तो वही मैट्रिक्स आया। यानी कि अगर एस सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। अगर एस ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ माइनस होता माइनस एस, तो यहाँ पे हम माइनस रखते तो ये माइनस क्या हो जाता, माइनस आर ट्रांसपोज एस आर हो जाता। फिर भी इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया तो वही वापस आया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो इस क्यू के टाइम इस क्यू। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि अगर ये मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कब, जब एस सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, ये करेक्ट हो जाता। दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नॉट करेक्ट, हम अभी करेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं फिर उससे पता चल जाएगा। ये पूछ रहा है कि आर एस माइनस एस आर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर एंड एस। ये कह रहा है कि अगर आर सिमेट्रिक है एस भी सिमेट्रिक है, ठीक है, तो आर एस माइनस एस आर जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ये ऐसा कह रहा। तो उसके लिए हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा इसका। दो मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए प्लस बी का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। तो जब इसका करोगे तो ये आर एस ट्रांसपोज माइनस एस आर ट्रांसपोज करोगे आप, तो ये बन जाएगा। इसका जब प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज करते तो ये आगे आ जाता, ये पीछे चला जाता, ये हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक है ना, ये बोल रहा है ना एस और आर सिमेट्रिक है, एस और आर सिमेट्रिक है तो ये एस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। क्या ये उसी के जैसे आया, नहीं, इसमें आर एस पहले इसमें बाद में, तो ये माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, आर एस माइनस एस आर, ये हो गया। तो इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया हमने तो वापस वही आया लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये क्या हो गया, आर एस माइनस एस आर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ऑप्शन में नॉन करेक्ट पूछा। तीसरा देखिए, आर एस इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि आर इंटू एस जो है हमेशा सिमेट्रिक होगा। चेक करते हैं जरा, आर एस का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एस ट्रांसपोज आर ट्रांसपोज। ये बोल रहा है कि आर एस सिमेट्रिक होगा फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर एस और आर दोनों सिमेट्रिक हुए तो एस ट्रांसपोज एस हो जाएगा, आर ट्रांसपोज आर हो जाएगा। क्या इस मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज किया क्या वापस वही मैट्रिक्स आया, नहीं, वो मैट्रिक्स था आर एस। आर एस, आप इस एस आर को आप आर एस नहीं लिख सकते जब तक वो कॉम्यूटेटिव ना हो, इसीलिए ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके लिए करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा। ये ए आंसर ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास।
अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, वो मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए देता उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद भी जो चेंज ना हो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता। ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 और 0, इसमें पूछा क्या, नॉट ट्रू पूछा है इसमें भी। अब एक चीज देखो जरा, कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए है जो कि आइडेम्पोटेंट है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स के पास अगर पॉलिनोमियल दे रखी है, आपके मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल दे रखी है, तो वहां से उसके डिटर्मिनेंट का आइडिया लग जाता। यहाँ पे देखो, अगर मैं डिटर्मिनेंट करूँ ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ दो मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इस तरफ लेके आया मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, दोनों पॉसिबिलिटी आई। तो जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है या तो 0 होता है या 1 होता, इनमें से कोई भी आ सकता। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट होता, डिटर्मिनेंट 1 आता। नल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, 0 डिटर्मिनेंट आता। तो ये भी करेक्ट है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर 1 और 0, कोई भी मैट्रिक्स अगर है और उस मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल दे रखी है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो उस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वो आपके पास वैल्यूज होती है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं उनके लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के जो भी रूट होंगे वो आइगन वैल्यूज बन जाती है। तो रूट क्या होंगे इसके, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 और ये इसके रूट होंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट ये होती है और ये आइगन वैल्यूज भी होती है, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू, लेकिन ओरिजिनली फॉल्स है। कैसे, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब तो इसने कह दिया कि सारे के सारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि 0 भी आता। तो ओरिजिनली ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स चारों में से क्या होगा, इनवोलेटरी होगा या आइडेम्पोटेंट होता है या नीलपोटेंट। इनवोलेटरी होता है जब किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर करने के बाद आई आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट में आपने देखा अभी भी ए स्क्वायर इक्वल टू ए आए, और नीलपोटेंट होता है ए टू दी कुछ पावर करने के बाद आपको 0 मिले, नल मैट्रिक्स मिले। तो देखो जरा यहाँ पे ए क्या है, ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मल्टीप्लाई खुद के साथ करो ताकि हमको ए स्क्वायर मिले, फिर उससे काफी आइडिया पता लग जाएगा। ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये कर दोगे आप। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ए बी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ होगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, माइनस ए स्क्वायर के साथ, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो मेरी पहली एंट्री क्या आ गई, 0 आ गई। पहली एंट्री क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहली एंट्री 0 हो सकती है, नहीं। क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में पहली एंट्री 0 हो सकती है, आइडेम्पोटेंट में तो पहली एंट्री वही होती है, तो ये भी नहीं। नीलपोटेंट में पहली एंट्री 0 हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये बनेगा ए बी क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, ये बनेगा आपके पास माइनस ए बी क्यूब, तो ये भी 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। जब आप ट्राई करोगे इसको तो ये बन जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ B इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन I माइनस बी क्या होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने पहले ही कहा कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
तो वो पूछ रहा कि i माइनस बी क्या आइडेम्पोटेंट है या नहीं है, तो स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है मैट्रिक्स में ये, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन नहीं करना, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव से जाना। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, i इंटू आई माइनस आई इंटू बी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस बी इंटू आई, फिर इसका इसके साथ माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना i माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि b आइडेम्पोटेंट है तो इसका प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो क्या बनेगा i माइनस बी प्लस बी, ये जीरो जाएगा, बचा क्या i माइनस बी। यानी कि जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया वही आंसर में आया आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ए बी इज इन्वर्टेबल, देन ये बोल रहा ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, और ए इंटू बी जो है वो इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल होने का मतलब है डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। इन्वर्टेबल होने का मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अगर आप करते हैं तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये नॉन जीरो होगा। अब एक चीज बताओ यार मुझे, दो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जो है एक रियल वैल्यू होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। अब मुझे बताओ दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो कब आएगा, जब दोनों नॉन जीरो होंगी। दोनों क्या होंगे नॉन जीरो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोनों नॉन जीरो तो दोनों इन्वर्टेबल हो गए। तो ऑप्शन क्या ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टेबल, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है इफ ए इज इन्वर्टेबल बी इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ऑफ सेम ऑर्डर, देन सी के बारे में बताओ। ए इज इन्वर्टेबल, वही डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, बी इज ऑर्थोगोनल, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है जब उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी दे। तब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ए इनवर्स बी ए, ठीक है। ये क्या सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऑर्थोगोनल होगा या इन्वर्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो यार, अगर मैं इसकी बात करूं ना तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाता बी इनवर्स। कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कभी भी आपके पास सिंगुलर नहीं हो सकता। उसका कारण क्या, वो अपने ट्रांसपोज के साथ क्या देता आइडेंटिटी। जब आप इसका वो करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज वन। ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता। तो यहां से नॉन जीरो आ गया ना ये, दिस विल इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो। अब यहां देखो ए पहले से इन्वर्टेबल है, बी भी इन्वर्टेबल है, तो प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेबल एंड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टेबल, देन दिस इज करेक्ट। सिमेट्रिक नहीं आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगा, ऑर्थोगोनल नहीं आएगा, ट्रांसपोज लगा के चेक करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट इन्वर्टेबल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस शीट का। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सच दैट बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ए क्यू, बी इनवर्स ए बी इक्वल टू कितना दे रखा ए क्यू, ये दे रखा हमारे पास, ठीक है। अब बोल रहा है कि b की पावर -3 a b की पावर क्यूब कितना होगा। तो ये प्रॉपर्टी दे रखी, इसी को फॉलो करके वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। एक काम करिए, यहाँ पे दोनों क्यूब बनाना नहीं, क्यूब बनाना हमने दोनों तरफ b-2 की जरूरत है, इसको भी b स्क्वायर की जरूरत है क्यूब बनने के लिए, और ये क्या हो जाएगा b-2 a क्यूब, और ये कितना हो जाएगा b, ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना बना आपका b-क्यूब a b क्यूब, ये बन गया। इसी की वैल्यू चाहिए मुझे, चेक करो वहां पे। अब यहाँ पे क्या ना अलग अलग लेके आओ, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम,
बी इनवर्स ए क्यूब बी। अब इसको गौर करिए जरा, ये वाला ये क्या दे रहा, जो बीच का मैट्रिक्स है ना उसके क्यूब को आउटपुट में दे रहा। तो यहां पे मुझे क्या में वैल्यू मिलेगी, इसकी जगह बीच के मैट्रिक्स का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और बाहर से बी इनवर्स है और बी है। अब ये भी इसी फॉर्मेट का बी इनवर्स, बी उसके लेफ्ट और राइट से और बीच में कोई मैट्रिक्स है, और आउटपुट वो क्या देता कि बीच का जो भी मैट्रिक्स है उसका क्यूब बना के देता। तो a की पावर 9 अंदर था, 3 इंटू 3, इसका क्यूब दे देगा। तो ये कितना बना, a की पावर 27। करेक्ट आंसर इज डी। इस तरीके से आपने करना। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, इफ a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन ट्रू स्टेटमेंट इज, अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए होता है। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ -1 है इंटू ए। डिटर्मिनेंट के अंदर से अगर आप कोई भी कॉमन वैल्यू बाहर निकालते हो तो वो क्या आएगा, उसकी पावर जो है क्या आएगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब नेगेटिव होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बन जाएगा आंसर। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, एडिशन में डिटर्मिनेंट अलग अलग नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब ये गलत है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 रखने का क्या मतलब, उसमें कुछ नहीं बोला उसने, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, गलत था। अगर इसकी वैल्यू होती तो वो होती 2 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि पावर बाहर लेके आएगी। तो करेक्ट आंसर इज a। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22वां, इफ a इक्वल टू दिस देन ट्रू स्टेटमेंट इज। अभी इस टेस्ट में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से उसके चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है, उसको नेक्स्ट टेस्ट में रखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देखो मेरे पास, अगर मेरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो उस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि 2 डिग्री की अगर पॉलिनोमियल चाहिए होगी उस मैट्रिक्स को ट्रू करने के लिए, जहां पे आप x की जगह मैट्रिक्स रख के वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो, तो वो कुछ इस तरीके से बनती है, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का ना, 2 ऑर्डर का ना, 2/2 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई, ये बनेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रेस कितनी है इस मैट्रिक्स की, ट्रेस क्या होती है, डायगोनल की एंट्रीज का सम, 3 + 2 = 5। डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 माइनस माइनस का प्लस 1, 7 हो जाएगा। तो x की जगह a रखो, a का स्क्वायर माइनस ट्रेस 5 है, a x की जगह a प्लस डिटर्मिनेंट 7 इंटू आई, ये इसका आंसर होगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। नेक्स्ट चैप्टर में से रिलेटेड काफी क्वेश्चन रहेंगे। अभी के लिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर कोई है और उसकी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल चाहिए तो आपको ऐसे बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज इज a, स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज इज -a। ऐसा हो, ये कह रहा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो। ऐसा पॉसिबल सिर्फ तब होता जब a जो है एक नल मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स, याद रखना ये भी डायरेक्ट। ठीक है, a इज डायगोनल गलत है, a इज नल मैट्रिक्स, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन a प्लस b का इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले a प्लस b निकालो, a प्लस b क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम, 3 का सम -2 के साथ 1 आएगा, 4 का सम -2 के साथ 2 आएगा, 2 का सम 0 के साथ 2, 4 का सम -2 के साथ 2। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब क्या होता, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रहता, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट जब निकालोगे आप a प्लस b का, वो कितना आएगा आपके पास,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ माइनस में 2 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया -2। और एडजॉइंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जैसे देखो A B C D, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो आपको करना क्या होता, ये एंट्रीज को ट्रांसफर कर देना, D की जगह A की जगह D और D की जगह A, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना, यस इस तरीके से हो जाता। तो जब मैं A प्लस बी का क्या निकालता हूं, एडजॉइंट, तो A प्लस बी का एडजॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता, ये बन जाता आपके पास 1 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह 1, और ये -2 ये बन जाएगा। क्लियर है? अब इसका इनवर्स A प्लस बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, A प्लस बी का डिटर्मिनेंट कितना बनेगा आपके पास, ये निकाल रखा -2, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, A प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/-2, 2 -2 1, ये हो गया। ये तो हमारे पास है। अब क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। इक्वल्स टू A इनवर्स प्लस B इनवर्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, कभी भी नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा 0 होती है, तभी आप माइनस कॉमन ले पाओगे। इक्वल्स टू A प्लस बी, ये चेक करना, ये देखो यार यहाँ पे क्या जो A प्लस बी का इनवर्स आया वो A प्लस बी के बराबर आया। A प्लस बी कितना था हमारे पास, A प्लस बी ये कितना था, ये था अपने पास 3 -1 2 2 और ये कितना था अपने पास 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस बी था हमारा, ये क्या A प्लस बी उसके बराबर है, तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत है। अब निकाला जरा A इनवर्स B इनवर्स। A इनवर्स जब निकालूंगा ना मैं, A इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, 3 × 4 12 हो जाएगा, -8। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A में ये चेंज हो जाएंगे, 4 और 3 आ जाएगा ये, और इनमें माइनस साइन लग जाएगा, -4 और -2 ये बन जाएगा, यानी कि 1/4, 4 -4 -2 और 3 ये हो जाएगा। अब जब B का इनवर्स निकालोगे आप, B इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/B, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपने पास, मतलब मैट्रिक्स कितना बन जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे आपस में, तो कितना है -2 ही रहने वाला, इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 और 0, एडजॉइंट बना दिया हमने। तो बेसिकली मेरे पास जो मैट्रिक्स है अब वो है यहाँ पे एक मैट्रिक्स ही है, एक मैट्रिक्स को सम कर दीजिए इन दोनों का, A इनवर्स प्लस B इनवर्स, दोनों के पास 1/4 क्या है, डिटर्मिनेंट है, कॉमन ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम होगा, इसका सम इसके साथ हो जाएगा +2, इसका सम इसके साथ हो जाएगा -2, इसका सम इसके साथ हो जाएगा -2, और इसका सम इसके साथ हो जाएगा तो +1। अब इसकी मैट्रिक्स देखिए जरा, 2 -2 -2 1, जो इसके अंदर एंट्रीज है वो इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे 1/4 है और वहां पे 1/2 है, तो ये इक्वल्स टू दिस भी नहीं है, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25, ये A इक्वल टू दिस, इसमें हमको डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता तो हमारी कोशिश रहती कि ज्यादा से ज्यादा 0 बनाए जाए, ठीक है, ताकि डिटर्मिनेंट आसानी से निकले। अब ऑप्शन में देखो यार आप,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम। बेसिकली अगर आंसर की ज्यादा चांसेस क्या जो सब में है ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो सकता, तो मेरे को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ इसको तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 2ab है माइनस 2b है, और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके साथ अगर मैं माइनस बी स्क्वायर के साथ 2b स्क्वायर कर पाऊं तो मेरे को प्लस बी स्क्वायर बचेगा, फिर 1 पहले से है ए स्क्वायर पहले से है, फिर मेरे को 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल सकता है। उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, कॉलम 1 को जब चेंज करूंगा ना, किससे देखो यार यहाँ पे कॉलम 1 को जब मैं चेंज करूंगा कॉलम 1 के साथ, यहाँ पे देखो इसके साथ b का मल्टीप्लाई करके किसके साथ C3 के कॉलम 3 के साथ, और सब्सट्रैक्ट करूंगा पहले वाले से क्योंकि नेगेटिव का तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ C2 के लिए क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे देखो इसमें ए बी है और इसके पास ए नहीं है, तो मैं यहाँ कर सकता हूं कि C2 को मैं चेंज करूं C2 प्लस ए बी, ये दो ऑपरेशन लगाऊं मैं, प्लस C3, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाता हूं। तो पहले देखो जरा कॉलम 3 में ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। कॉलम 3 में मेरे को क्या करना, b का मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस का फिर प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो कितना बचेगा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो कॉलम 1 की सेकेंड एंट्री है 2ab, तो माइनस करना इसके साथ b का मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 2b है और यहाँ पे b का मल्टीप्लाई कर देना आपने, फिर माइनस कर देना, तो ये कितना बनेगा 2b में से आपने हटाना b1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यही तो इसका मतलब हुआ। तो देखो यार 2b माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, ये सिर्फ b रहेगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो ये बनेगा आपके पास क्या b प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, b कॉमन ले लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आ रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन है, कॉलम 3 में a का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना कॉलम 2 के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो, a का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दोगे तो 0 आएगा, a का मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला क्या आपके पास, ये चेंज करोगे आप, ये किस तरीके से चेंज करोगे, माइनस 2a के साथ आपने ऐड कर देना a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, कॉलम 2 को चेंज करना कॉलम 3 के साथ a का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो माइनस 2a प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, इसमें देखो यार इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लो 1 प्लस ए स्क्वायर और ये बचेगा बी स्क्वायर, ये लिखो यहाँ पे माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास। और कॉलम 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो सेम रहेगा, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास मैट्रिक्स। अब देखो इसमें करना क्या, अब इसका सीधे डिटर्मिनेंट निकाल दो, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। ये क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए यहां से। डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलेगा, फर्स्ट एंट्री 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन भी हो सकती है, और वो देखो यार क्या, ये देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये एंट्रीज कॉलम 1 से और कॉलम 2 से आप क्या
कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉलम 1 से और कॉलम 2 से, तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 0 बी 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका इसके साथ करिए, माइनस माइनस का प्लस, ये कितना बन जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसके लिए 0 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और ये हो जाएगा माइनस b, ये कितना बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इसको ऐड करोगे इसके साथ तो 1 प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी हो गई 3 है, किसी में सी ऑप्शन में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस देन फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 पर फाइंड करना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, एफ ऑफ एक्स कितना बनेगा, इसको पकड़िए x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x माइनस 0, मतलब ये इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखो, प्लस एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स कितना बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब 1 रख दीजिए, f डैश 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इज 1, तो करेक्ट आंसर इज सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, जहां पे a और b दोनों नॉन जीरो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज, 4 ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही ऑपरेशन फिर से, अगर मैं यहाँ पे रो 2 इज चेंज्ड बाय रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 को चेंज करें रो 3 माइनस रो 1 से, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये पहले 1 1 रखो जिस पे चेंज नहीं हो रहा, 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस a माइनस 1 इज a, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, और ये माइनस ये इज b। डिटर्मिनेंट निकालो a का, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना बन जाएगा 1 इंटू a इंटू b, a इंटू b, इसका डिटर्मिनेंट है। तो डिविजिबल बाय नाइदर a और नॉर b, ये गलत, डिविजिबल बाय बोथ a एंड b, डिविजिबल बाय बोथ a एंड b, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, if A is a square matrix of order then, or if A is a square matrix of order n, then which of the following is true? Determinant of skew symmetric matrix is 0। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो होता है 0 और परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कब कब, अगर तो ऑर्डर जो है ना वो ऑड हो तो डिटर्मिनेंट 0, ठीक है, अगर ऑर्डर इवन हो तो परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे n के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रेस ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स इज 0, हार्मिशियन मैट्रिक्स जो होता उसके डायगोनल में जो एंट्रीज होती है वो रियल होती है, ठीक है, इसीलिए 0 कहना गलत है, 0 भी हो सकती है नहीं भी। ऑल द
ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर जीरो, नहीं, हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपके पास जो है रियल एंट्रीज भी रहती है, तो ये भी गलत। ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज या तो प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब जैसे आयोटा 2, आयोटा 3 इस टाइप की, या जीरो होंगी, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगला है हमारे पास, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए ये है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स के साथ इसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम है, देखो यहाँ पे 0 0 3 0 3 0 3 0 0, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये वाली रो ये वाली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रांसपोज करो जरा, 0 0 3 0 3 0 3 0 0, ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना आएगा 9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 9 एंड अगेन 0 0 0 9। तो देखो मेरा अ यूनिट मैट्रिक्स गलत, डायगोनल मैट्रिक्स करेक्ट। ठीक है, एंटी डायगोनल मैट्रिक्स अगर है उसका और उसके ट्रांसपोज का अगर आप मल्टीप्लाई करते तो हमेशा डायगोनल आता, एंटी डायगोनल खुद था वो, ए ट्रांसपोज नहीं, ये हो जाएगा। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर इंटीजर। एक ऐसा मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन का, जहां पे जो ये एंट्रीज है ना वो सिर्फ इंटीजर्स है, जैसे -1 -2 -3 1 2 3 0 ये है। तो which of the following is true statement? If determinant of a matrix is +-1, then A inverse exists, but all the entries are not necessarily, आपके पास क्या बोल रहा, इंटीजर्स। देखो मेरा कोई भी मैट्रिक्स अगर होता है ना हमारे पास A B C D E F G H I, ये है 3x3 का मैट्रिक्स, और मान के चलो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, तो इनवर्स के अंदर एंट्री जो होती है ना वो क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए की होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट उसने पहले ही बोल दिया कि +-1 है, तो ये तो +-1 हो जाएगा। अब एंट्रीज देखो जरा, इनवर्स की एंट्रीज क्या होती है, हम क्या करते हैं, को फैक्टर बनाते हैं। को फैक्टर क्या बनते हैं, इनका डिटर्मिनेंट EI माइनस HF, इस टाइप की एंट्रीज रहती है। क्योंकि EI HF सारे इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर ही आएगी, ठीक है। और ये बोल रहा नॉट नेसेसरली, जबकि सारी एंट्रीज ऐसे निकलेंगी, इसके लिए फिर आप इसका 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 और इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे, तो नॉट नेसेसरली गलत है। किसी भी मैट्रिक्स की अगर एंट्रीज इंटीजर है तो उसके इनवर्स की एंट्रीज भी हमेशा इंटीजर ही रहने वाली है, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 या -1 के अलावा ना हो। क्योंकि सोचो जरा, डिटर्मिनेंट तो इंटीजर एंट्रीज वाली का डिटर्मिनेंट 2 अगर है तो इनवर्स में तो 1/2 हो जाएगा ना वो, और 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, जरूरी नहीं है कि हर एक एंट्री 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो नॉन इंटीजर हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, if determinant of a matrix is not equal to +-1, then A inverse exists and all its entries are non-integer. all its entries जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि मान के चलो डिटर्मिनेंट नॉन 1 तो है लेकिन 1/2 है, और सोचो को फैक्टर जो है यहाँ पे 4 आया 3 आया 2 आया, तो 4 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये तो इंटीजर बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगले स्टेटमेंट क्या, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is +-1, देन A इनवर्स एग्जिस्ट, +-1 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉट 0 ना। ऑल द एंट्रीज आर इंटीजर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, 1/+-1 एडजॉइंट ऑफ A, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, +- एडजॉइंट ऑफ A।
और एडजॉइंट की जो एंट्रीज होती है वो होती कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे बनती है, जैसे ए बी सी डी है तो कोफैक्टर, अगर 3 × 3 मैट्रिक्स का ये एक पार्ट है तो कोफैक्टर इसका मल्टीप्लाई करके इसका माइनस कर दो, डिवीजन में तो आता नहीं है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास लीनियर अलजेब्रा का पहला टेस्ट और उसका डिस्कशन। ठीक है।